दोस्तों नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को बताएंगे। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के नियमों का वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत अपनी आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था। यह केवल एक देश की आज़ादी की बात नहीं थी, बल्कि यह तय करने का समय था इस विशाल भूमि का असली नागरिक कौन कहलाएगा। स्वतंत्रता मिलने से पहले भारत के लोगों की अपनी कोई स्वतंत्र नागरिकता नहीं थी। उस समय हम ब्रिटिश नेशनलिटी एंड स्टेट्स ऑफ एलियंस एक्ट 1914 और ब्रिटिश नेशनलिटी एक्ट 1948 के नियमों से बंधे थे। उस दौर में भारतीयों को दो श्रेणियों में बांटा गया था। ब्रिटिश भारतीय, वे लोग जो सीधे ब्रिटिश शासन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में रहते थे। ब्रिटिश संरक्षित भारतीय, वे लोग जो रियासती राज्यों के निवासी थे। नंबर 2, संविधान का उदय और नागरिकता, भाग 2। जैसे ही भारत का अपना संविधान बना, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के नियम लिखे गए। रोचक बात यह है कि जहां पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वहीं नागरिकता से जुड़े अनुच्छेद 5 से 9 को 26 नवंबर 1949 को ही प्रभावी कर दिया गया था। बाकी के अनुच्छेद 10 और 11 को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। व्यक्ति कौन है? प्राकृतिक बनाम विधिक। कानून की नज़र में व्यक्ति के दो रूप सामने आए। प्राकृतिक व्यक्ति यानी प्रकृति में जन्मे मनुष्य जैसे आप और हम। विधिक व्यक्ति जैसे कि पंजीकृत कंपनियां या निगम। यहाँ सोम प्रकाश रेखी बनाम भारत संघ 1981 का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि विधिक व्यक्ति वह है जिसे कानून के तहत व्यक्तित्व प्रदान की जाती है। नागरिकता और नागरिक की परिभाषा। कहानी का सबसे अहम मोड़ यहाँ आता है। हर व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं हो सकता। नागरिक वह व्यक्ति है जिसे राज्य की ओर से कुछ या सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत में यह नियम साफ है कि केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही नागरिक हो सकता है, कोई कंपनी या निगम नहीं। नागरिकता यह वह दर्जा या पहचान है जो किसी प्राकृतिक व्यक्ति को प्रदान की जाती है, जिससे उसे देश के भीतर वोट देने या चुनाव लड़ने जैसे राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ब्रिटिश काल की श्रेणियों से निकलकर भारतीय संविधान ने हमें नागरिक के रूप में एक नई और गौरवशाली पहचान दी। अभी तक हमने समझा कि नागरिक कौन है, लेकिन नागरिक बनने के लिए अधिवास और राष्ट्रीयता जैसे शब्दों की गहराई को भी समझना बहुत जरूरी है। नंबर 1, राष्ट्रीयता। यह एक ऐसी राजनीतिक और सांस्कृतिक संकल्पना है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलित है। यह मुख्य रूप से इस आधार पर तय होती है कि व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ और उसकी सांस्कृतिक जड़ें कहाँ से जुड़ी हैं। नंबर 2, अधिवास। जब हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 को पढ़ते हैं तो वहाँ अधिवास शब्द का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन इसे परिभाषित नहीं किया गया। इसकी परिभाषा को समझने के लिए हमें इतिहास के एक पुराने ब्रिटिश मामले वाल्टर व्हिस्कर बनाम जोसेफ थीम 1858 यूके की ओर देखना पड़ता है। इस मामले ने हमें सिखाया कि अधिवास का अर्थ है अस्थायी निवास। भारत में अधिवास और साधारण निवास के बीच के अंतर को पहली बार डीपी जोशी बनाम मध्य भारत राज्य 1955 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया। न्यायालय ने कहा कि जहां निवास का स्वरूप केवल भौतिक है, वहां अधिवास में भौतिक आवास के साथ साथ वहां रहने की मंशा भी शामिल होनी चाहिए। नंबर 3, अधिवास के प्रकार। अधिवास की यह कहानी दो रास्ते पर चलती है। उत्पत्ति से अधिवास। यह वह अधिवास है जो हमें जन्म से मिलता है। केदार पांडे बनाम नारायण विक्रम शाह 1966 मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक बड़ा सिद्धांत दिया। वैध रूप से जन्मे किसी व्यक्ति का अधिवास वही होगा जो उसके जन्म के समय उसके पिता का अधिवास था। यदि जन्म से पहले पिता की मृत्यु हो जाए तो बच्चे का अधिवास वही माना जाएगा जो मृत्यु के समय उसके पिता का था। अर्जित अधिवास। कभी कभी व्यक्ति अपनी मर्जी से नया अधिवास चुनता है। इसे लुइस डी रायडेट बनाम भारत संघ 1991 के मामले में कोर्ट ने दो अनिवार्य शर्तों में
बाधा। नंबर 1, वह स्थान आपका अस्थायी निवास होना चाहिए। नंबर 2, वह अनिश्चित काल तक निवास करने की आपकी पक्की मंशा होनी चाहिए। इस तरह नागरिकता की इस कानूनी यात्रा में केवल कहीं रहना काफ़ी नहीं है, बल्कि उस जगह को अपना अस्थायी घर मानने की मंशा ही आपको कानूनी रूप से वहाँ का निवासी बनाती है। अभी तक हमने समझा कि नागरिकता और अधिवास क्या होते हैं, लेकिन अब सवाल यह था कि इन पर नियम बनाने की ताकत किसके पास है। भारतीय संविधान की रूपरेखा इस तरह बनाई गई कि देश की एकता बनी रहे। इसलिए नागरिकता का विषय संघ सूची की प्रविष्ट 17 में रखा गया। इसका मतलब यह हुआ कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप, जो भारत की एकात्मक प्रकृति को दर्शाता है। इस तरह राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत में एकल अधिवास प्रचलित है। हालांकि राज्यों को शिक्षा, रोजगार, विवाह और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर अपनी अधिवास नीति बनाने का अधिकार जरूर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नागरिकता का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार पूरी तरह केंद्र सरकार का है। यह केंद्र सरकार का एक अर्धन्यायिक कार्य है और ऐसे निर्णयों में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करती। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, अवैध रूप से भारत में रहने वालों की समस्या सामने आई, तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2 में अवैध प्रवासी को परिभाषित किया गया। इसके तहत 2 तरह के लोगों को अवैध माना जाता है। नंबर 1, वे व्यक्ति जिनके पास पासपोर्ट या कोई भी वैध दस्तावेज नहीं है। नंबर 2, वे व्यक्ति जिनके पास दस्तावेज तो हैं, लेकिन वे निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद भी भारत में रह रहे हैं। अब कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 2019 में नागरिकता कानून में संशोधन किया गया। इस नए नियम के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी समुदाय के लोगों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। परंतु इस कानून में इन देशों से आने वाले मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों को शामिल नहीं किया गया, जिससे एक गंभीर बहस छिड़ गई, जिसमें आलोचकों ने कहा कि केवल गैर मुसलमानों को यह सुविधा देना धर्म के आधार पर भेदभाव है, जो अनुच्छेद 15(1) का सीधा उल्लंघन है। जिस पर सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए स्पष्ट किया कि इस कानून का मूल आधार उन पड़ोसी देशों में होने वाले धार्मिक उत्पीड़न है जिनका सामना इन अल्पसंख्यक समुदायों को करना पड़ता था। इस तरह नागरिकता का मुद्दा आज भी भारत के संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में चर्चा और विमर्श का एक जीवंत विषय बना हुआ है। अब कहानी आगे बढ़ती है अंतर्राष्ट्रीय नियमों और नागरिकता हासिल करने के व्यवहारिक तरीकों की ओर। नंबर 1, धार्मिक उत्पीड़न और कानून में रियायत। अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ, यह मानती है कि धार्मिक उत्पीड़न अक्सर अल्पसंख्यक समुदायों का ही होता है। इसी तर्क को आधार बनाकर अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया। इन समुदायों को नागरिकता देने के लिए जो पहले 11 वर्ष की अनिवार्य अवधि थी, उसे घटाकर अब मात्र 5 वर्ष कर दिया गया। इसके लिए नागरिकता अधिनियम की अनुसूची 3 में विशेष संशोधन किया गया है। भारत का नागरिक बनने के लिए कानून तो कुछ स्पष्ट रास्ते तय किए हैं, जैसे नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 3, जन्म से नागरिकता। समय के साथ जन्म के आधार पर नागरिकता के नियम कड़े होते गए। शुरुआत 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारत का नागरिक था। फिर इसमें पहला बदलाव 1 जुलाई 1987 के बाद, लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले जन्मे व्यक्ति के लिए यह जरूरी हो गया कि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। वर्तमान नियम 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता तभी मिलेगी जब उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हों या कोई एक नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। बी, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 4, वंशावली से नागरिकता। अगर किसी का जन्म भारत से बाहर हुआ है तो वह वंश के आधार पर नागरिक बन सकता है। यदि जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर
1992 से पहले हुआ है, तो जन्म के समय उसके पिता का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य था। लेकिन 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्मे व्यक्ति के लिए नियम उदार हुआ। अब माता या पिता में से कोई भी एक उनके जन्म के समय भारत का नागरिक है तो उसे नागरिकता मिल सकती है। सी, पंजीकरण से नागरिकता। भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति जो भारत की नागरिकता चाहता है उसे आवेदन करने से पहले कम से कम 7 वर्ष तक भारत में साधारण निवास करना अनिवार्य है। अब तक हमने जन्म और वंश के आधार पर नागरिकता को समझा, लेकिन भारत का हिस्सा बनने के लिए और भी कई कानूनी रास्ते हैं। जैसे नंबर 1, विवाह और पंजीकरण की शक्ति। कहानी में पंजीकरण का एक और महत्वपूर्ण पहलू जुड़ता है। यदि कोई विदेशी व्यक्ति किसी भारतीय नागरिक से विवाह करता है तो उसे नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले भारत में 7 वर्षों तक साधारण रूप से निवास करना अनिवार्य है। सरकार ने इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया तय की है जिसका पालन करना अनिवार्य है। इस संदर्भ में NHRC बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य 1996 का मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया कि जो व्यक्ति वर्तमान में भारत का नागरिक नहीं है वह भी पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार रख सकता है। नंबर 2, देशीकरण। एक लंबी प्रतीक्षा। नागरिकता पाने का एक और रास्ता देशीकरण का है। इसके लिए नियम थोड़े कड़े हैं। सामान्यतः देशीकरण का प्रमाण पत्र लेने के लिए व्यक्ति को भारत में 14 वर्ष से निवास करना आवश्यक है। इसमें शर्त यह है कि आवेदन करने की तिथि से ठीक 12 महीने पहले वह लगातार भारत में रहा हो और कुल मिलाकर 11 वर्षों तक उसका साधारण निवास रहा हो। बदलाव, जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि 2019 के संशोधन अधिनियम के तहत विशेष श्रेणी के प्रवासियों के लिए इस 11 वर्ष की अवधि को घटाकर अब मात्र 5 वर्ष कर दिया गया है। नंबर 3, क्षेत्र के अर्जन से नागरिकता। कहानी में एक स्थिति ऐसी भी आती है जब भारत किसी नए भूभाग या क्षेत्र को अपने देश में मिला लेता है, जैसे कि सिक्किम या गोवा का विलय हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार जब भारत किसी क्षेत्र का अर्जन करता है तो वहां रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता देने के लिए केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करती है। उसी के बाद वे लोग आधिकारिक रूप से भारत के नागरिक बनते हैं। नंबर 4, नागरिकता की समाप्ति। जब पहचान छूट जाती है, हर कहानी का एक अंत होता है, वैसे ही नागरिकता की समाप्ति के भी नियम हैं। नागरिकता का परित्याग। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8 इसमें प्रमुख है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से एक अधिकृत अधिकारी के सामने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ने की घोषणा करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। एक कड़वा सच है, यदि कोई भारतीय व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उसके अवयस्क बच्चे की भारतीय नागरिकता भी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इस प्रकार भारतीय नागरिकता प्राप्त करना जहां एक गौरवपूर्ण प्रक्रिया है, वहीं इसके नियम देश की संप्रभुता और सुरक्षा को ध्यान में रखकर बेहद बारीकी से लिखा गया है। अभी तक हमने नागरिकता पाने के रास्ते देखे, लेकिन कानून जितना उदार है, नियमों के उल्लंघन पर उतना ही सख्त भी। नागरिकता की समाप्ति। धारा 9 यह बहुत सीधा नियम है। यदि कोई भारतीय नागरिक अपनी स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी समय समाप्त हो जाएगी। नागरिकता से वंचन। धारा 10 यहाँ सरकार कुछ खास आधारों पर किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर सकती है। यदि पंजीकरण या देशीकरण के दस्तावेज धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए हों। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति ने अपने कार्यों या बयानों से संविधान के प्रति अनादर या विरोध जताया हो। नंबर 3, यदि युद्ध के समय किसी व्यक्ति ने शत्रु देश का समर्थन किया हो। नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति भारत से बाहर लगातार 7 वर्षों की अवधि तक साधारण रूप से निवास कर रहा हो तो इस स्थिति में उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब कहानी में एक विशेष मोड़ आया जब बांग्लादेश से असम में आने वाले प्रवासियों का मुद्दा उठा। इसके समाधान के लिए 1985 के असम समझौता को
कानूनी रूप देने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A जोड़ी गई। इस समझौते के 3 प्रमुख पक्षकार थे: अखिल असम छात्र संघ, असम गण संग्राम परिषद और भारत सरकार। उच्चतम न्यायालय ने इस धारा 6A को वैध करार दिया। इसके तहत प्रवासियों को 2 श्रेणियों में रखा गया। श्रेणी 1, धारा 6A(2), जो लोग 1 जनवरी 1966 से पहले असम आए उन्हें भारत की नागरिकता दे दी गई। श्रेणी 2, धारा 6A(3), जो लोग 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच आए उन्हें नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन वे 10 वर्ष की अवधि तक मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, संवैधानिक चुनौती और न्यायालय का निर्णय। धारा 6A को न्यायालय में यह कहकर चुनौती दी गई थी कि बाहर से आए लोगों को नागरिकता देने से असम के मूल निवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, जो अनुच्छेद 29 के विरुद्ध है। परंतु न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए धारा 6A को इस आधार पर वैध माना कि संविधान के अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के विषय पर विशेष कानून बनाने का पूर्ण अधिकार है। इस तरह नागरिकता का यह कानून न केवल अधिकार देता है बल्कि देश की अखंडता और क्षेत्रीय संवेदनाओं के बीच एक संतुलन भी बनाए रखता है। तो आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।